नो डाउट कि आप सफलतापूर्वक अपने इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट, डेब्ट फंड में या फिर हो सकता है शायद P2P लैंडिंग इन्वेस्टमेंट्स प्लेटफॉर्म पर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वेल एंड गुड। लेकिन इन सब के बीच आप अपने लाइफ कवर के बारे में भी सोचते ही होंगे, और इसी बीच आता है टर्म इंश्योरेंस। रिसेंटली एक बहुत ही पॉपुलर चैनल ने एक ऐसी वीडियो बनाई थी जहां पर वो हाईलाइट कर रही थी कि कौन सी कंपनीज टर्म इंश्योरेंस रिजेक्ट कर देती हैं और कौन कौन से कंडीशंस की वजह से। ऐसा हमें लग रहा था कि शायद वो कंपनीज के नाम भी बताएंगे, बट उन्होंने बताया तो नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज और किस कंडीशंस में जो है कि रिजेक्ट कर सकती हैं। साथ ही साथ उन्होंने कुछ पॉइंट्स को ना ऐसे रखा जैसे मुझे लगता है कि या तो मिसिंग है या तो फिर मिसगाइडेड है। बता दूं कि उस वीडियो की कंप्लीट जो स्क्रिप्ट थी, मैं नहीं, जो व्यूअर्स हैं वो बोल रहे हैं कि डिट्टो के थ्रू से लिखा गया था। डिट्टो एक ऐसी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हेल्प करती है इंश्योरेंस कंपनीज को कंपेयर करके एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस को लाइक सिलेक्ट करने का फैसिलिटीज देने वाली, जस्ट लाइक policybazaar.com। उसमें कौन कौन सी लाइक क्या क्या दिक्कतें थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि 20-20 लाख रुपए की 5 पॉलिसीज ले लो, वो अच्छा है एज कंपेयर टू 1 करोड़ की एक पॉलिसी। ये जो स्टेटमेंट है ये कंप्लीटली गलत है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इसलिए कि जब आप अपनी लाइफ कवर 50 लाख रुपीज से नीचे लेकर आते हो और जब आप इसके लिए लाइक अप्लाई करते हो तो आप अपना प्रीमियम बहुत ही हाई पाओगे। दूसरी चीज, जब आपकी प्रीमियम नहीं, जब आपकी कवर 1 करोड़ के आसपास होती है तो अगेन हमारा प्रीमियम कम रहता है। 5 मल्टीपल कंपनीज से टर्म इंश्योरेंस आप तब लें जब आप 1.5 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपीस तक का टर्म इंश्योरेंस लाइक लेना चाहते हैं एज पर योर इनकम कैपेबिलिटी। तो मिनिमम 50 लाख रुपीस की कवर एक पॉलिसी से लें, और अगर हो सके तो मैक्स टू मैक्स 1 करोड़ की कवर एक कंपनी से। इसके अलावा जो है कि दूसरी कंपनीज को आप प्रिफर कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कितने करोड़ रुपीस कवर के लिए आप एलिजिबल हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे डीएम करें या फिर मैसेज पर, या फिर आई विल ट्राई टू शेयर माय पर्सनल नंबर टू सो दैट वी कैन कनेक्ट 1-to-1। क्योंकि जैसे हमारी जो कवर है वो अगर मोर देन 1 करोड़ जैसे टच कर लेती है ना, तो वहां पर स्क्रूटनी फॉर द क्लेम थोड़ी सी बढ़ जाती है। सो जैसे आपके 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ के अंदर का अगर आपका कवर रहेगा तो उतना स्क्रूटनी नहीं होगी। अगर वही मल्टीपल कंपनीज के अंदर रहेगी तो भी जो कि इजीली आपको क्लेम मिल सकता है। ज़्यादा कंपनीज का अगर आप कवर लेकर रखते हो देयर इज़ नो इशू, लेकिन वो कौन सी कंपनीज होनी चाहिए वो भी बहुत मैटर करता है। तो आगे हम जानेंगे कि कौन सी कंपनीज आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं। यहाँ पर इन्होंने एक और पॉइंट को हाईलाइट किया कि कंपनीज जो है कि आपको हरास करेंगी, बार बार डॉक्यूमेंट्स पूछेंगी। वो क्यों पूछेंगी? सो दैट वो रिजेक्ट कर सके या फिर डिले कर सके। ये स्टेटमेंट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मिसगाइडेड था, क्योंकि अगर कंपनीज आपसे बात कर रही हैं ना, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, उस केसेस में आपको ना कोऑपरेट करना चाहिए। उनसे एग्रेसिव मोड में बात नहीं करना चाहिए कि आप क्यों मांगते हो, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, IRDA तो ऐसा नहीं बोलती है, उस यूट्यूब वीडियो में तो बताया गया था कि इन डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक बड़ा अमाउंट क्लेम ले रहे हैं टर्म इंश्योरेंस के मामले में, बहुत सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। दूसरी चीज़, ये जो डेथ हुआ नेचुरल है या बाय एक्सीडेंट है, ये देखते हैं। तीसरी चीज़, डॉक्यूमेंट में कुछ मिसमैच। चौथी चीज़, हेल्थ के इश्यूज में कुछ आपने छुपाया तो नहीं था। ये सारी चीज़ें जो है कि देखी जाती हैं। अगेन ये चीज़ें भी तभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली देखी जाती है जब आप सेक्शन 45 के अंदर आते हो। दैट मीन्स कि 3 ईयर्स का रूल ध्यान रखिएगा। जब आपकी टर्म इंश्योरेंस की क्लेम विद इन 3 ईयर्स आती है ना, तो उसे बोला जाता है अर्ली क्लेम। और अर्ली क्लेम के मामले में ये स्क्रूटनी, दैट मीन्स कि जो रिसर्च होता है ऑफ कंपनीज का, जो टर्म इंश्योरेंस देने वाली कंपनीज का, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तीसरी चीज़, अगर आपको कोई भी हेल्थ कंडीशंस हैं, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, या फिर अगर आपकी कुछ बैड हैबिट्स हैं अल्कोहल वाली, तो भले ही वो एनुअली हो या मंथली हो या फिर क्वार्टरली हो या फिर आप ओकेजनली पीते हैं, इन चीज़ों को ना हाईलाइट कर ही देना चाहिए। थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लेम के समय दिक्कत नहीं होगी, आपको इजीली क्लेम मिल जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना होगा। चौथी चीज, उन्होंने बोला कि पुलिस वेरिफिकेशन फॉर नेचुरल डेथ होती है, तो वो इसलिए होता है ताकि आपकी क्लेम को डिले कर सके। ये एक टैक्टिक होती है फॉर द नेचुरल डेथ क्लेम के लिए, राइट। एफिडेविट वगैरह मांग लेते हैं कि यहाँ पे कुछ गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये सारी चीजें वो ऐसा बोल रही थी। बट रियलिटी, जैसा कि आपको मैंने बताया, नेचुरल डेथ अगर
अर्ली क्लेम के अंदर आता है, दैट इज कि 3 इयर्स के अंदर आता है। तो अगेन ये सारी चीज़ें वो देर आर द फॉर्मेलिटीज, पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा, राइट। पुलिस वेरिफिकेशन अगर होता है तो इसके लिए आप लाइक वो डरे नहीं, घबराए नहीं, कोऑपरेट दें, कोऑपरेट रखेंगे, कोऑपरेशन रखेंगे तो स्मूथली और इजीली क्लेम मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी, राइट। ये सारी कोई टैक्टिक्स नहीं है, देयर आर द रियलिटीज। उन्होंने कुछ पॉइंट्स को मिस कर दिया जो कि मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो इन पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना होगा। एक है लाइक काफी क्रूशियल मिशंस पॉइंट था, दैट इज MWP एक्ट, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। इस मामले में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्ट है। आपका डेथ क्लेम है उसे कंप्लीटली प्रोटेक्ट रखना फॉर योर वाइफ, क्योंकि जब आप MPA साइन करते हो ना तो इंश्योरेंस मनी लीगली बिलोंग करता है आपकी वाइफ को। इवन अगर पॉलिसी होल्डर दैट मीन्स कि आप हो या फिर मैं हूं, अगर बहुत बड़े बड़े डेप्ट हैं, बिजनेस लोन है, बहुत ह्यूज डेप्ट है, तो भी मेरा ये पैसा कंप्लीटली विल गो टू माय वाइफ। मतलब कोई और यहाँ पर क्लेम मांगने नहीं आ सकता कि भैया 1 करोड़ आया है, मेरा उधार दे दो, मेरा लोन दे दो, ये वो। ना ही आपकी वो जो गलत रिलेटिव्स होते हैं या फिर जो ग्रेडी रिलेटिव्स होते हैं वो इन क्लेम्स को अपने हिस्से में भी लेने के लिए कोर्ट्स तक भी जा सकते हैं। अगर आपकी वाइफ उतनी एजुकेटेड नहीं है, फिर उनको उतना आइडिया नहीं है, तो कोर्ट में भी अगर वो जाते हैं आपके रिलेटिव्स, ग्रेडी रिलेटिव्स, तो भी वो पूरा का पूरा पैसा आपकी वाइफ के लिए रहेगा। कोर्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा, नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि इसमें लागू है मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। सो ये जो हरासमेंट्स हो सकती हैं, उन हरासमेंट से आपकी फैमिली कंप्लीटली बची रहेगी, योर इंडिविजुअल फैमिली। मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट को क्लिक करना या फिर टिक रखना, दैट मीन्स कि लागू रखना, साइन करना इज वेरी गुड थिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग टू प्रोटेक्ट योर क्लेम फ्रॉम दिस हरासमेंट्स। इसके अलावा टेली मेडिकल वेरिफिकेशन, कभी कभी मेडिकल वेरिफिकेशन जो है कि कुछ हम प्रेफर करते हैं कि हम अपने डॉक्टर से जो है कि मेडिकल चेकअप करा दे रहे हैं, हम आपको रिपोर्ट दे देते हैं, आप सबमिट कर दो। साथ ही साथ कभी कभी ये भी होता है कि मेडिकल चेकअप क्या हम टेलीफोन पे ही कर लेते हैं, राइट। जो मेडिकल चेकअप होता है आपकी कैपेबिलिटी को देख करके जो है कि, और आपकी लाइफस्टाइल को देख करके ये सारी चीज़ें होती हैं। इस केस में आप क्या कर सकते हो कि भैया आप ना एक काम करो, मेडिकल चेकअप आप करा लो। जब आप उस कंपनी के डॉक्टर से मेडिकल चेकअप करा लेते हो तो रिजेक्ट करने के चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि भैया आपकी ही कंपनी ने, आपकी कंपनी के डॉक्टर्स ने चेक किया हमें, वी आर फिट एंड फाइन, तो फिर आप किस लिए, राइट। सो ये थी वो मेजर पॉइंट्स जो मुझे उस वीडियो में काफ़ी मिसिंग दिखी। कुछ और चीज़ें हैं, इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको। नॉमिनी और बेनिफिशियरी नॉमिनी आप अपनी वाइफ को डालती हैं जो कि 18+ है, ऑब्वियसली 18+ ही होंगी यार। सो वो है डायरेक्ट नॉमिनी। कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों को नॉमिनी रखते हैं। जब बच्चे बिलो 18 ईयर्स के हैं तो उस नॉमिनी के अंडर हमें जो है कि केयर टेकर का नाम रखना होता है। उस केयर टेकर में आप किसी को भी रख सकते हैं, अपने वाइफ को रख सकते हैं, भाई को रख सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं, देयर इज नो इशू। लेकिन वो पैसा उनका नहीं होगा, वो पैसा होल्ड रहेगा तब तक जब तक आपकी नॉमिनी 18+ की नहीं हो जाती है। जैसे उनका एज हो जाता है तो वो पैसा आपके बेनिफिशियरी नॉमिनी को मिल जाता है उनको। तीसरी चीज, राइडर्स अगर मिल रहा है यू शुड प्रिफेयर, अगर आपको सही लगता है तो, लाइक एक्सीडेंटल राइडर एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर। कीप इन माइंड एक्सीडेंटल राइडर कभी कभी टर्म इंश्योरेंस में ना इंक्लूडेड रहता है पहले से। तो जब भी आपका इलस्ट्रेशन तैयार होता है, उस इलस्ट्रेशन के स्टार्टिंग वाले कुछ पेजेस में अगर आप देख लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई इसमें तो एक्सीडेंटल डेथ इंक्लूडेड है, उसके लिए मुझे राइडर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। दूसरी चीज़, क्रिटिकल इलनेस, 64 क्रिटिकल इलनेस काइंड ऑफ भी ये सारी चीज़ें आती हैं, राइडर्स आते हैं, उससे भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ऑप्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, वेवर ऑफ प्रीमियम वाली जो यू कैन से दैट ऑप्शन आता है, यू शुड चूज दैट टू। क्योंकि वेवर ऑफ प्रीमियम में क्या होगा, अगर हम इनकम करने के कैपेबल नहीं रहे, कुछ ऐसा इंजरीज हो जाती है, बहुत मेजर चीज़ें, तो उस केस में आपके प्रीमियम को ना माफ़ कर दिया जाता है कुछ समय तक, कि कंपनी जो है कि आपके बिहाफ में पे करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि आप तो काम करने के लायक है नहीं, हो सकता है कि 6 महीने साल भर बाद आपको कुछ होने वाला है, यू मे लीव द वर्ल्ड, तो अगेन आपके बिहाफ में वो कंपनी प्रीमियम पेमेंट करने लगती है। इसके साथ ही साथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड, हम लास्ट में जानेंगे कि आखिर कौन सी कंपनीज का हमें अवॉइड करना चाहिए फॉर नॉट गेटिंग द क्लेम रिजेक्टेड। इस मामले में आती हैं वो कंपनियां जिनकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो काफ़ी कम है।
अब हमें दो चीज़ें देखनी होंगी कि कितने क्लेम्स के लिए आते हैं, कितने क्लेम रिजेक्ट होते हैं और इनका रेशियो वगैरह क्या है। ये दो चीज़ें हमें काफ़ी देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इंडस्ट्री की टॉप 3 to 4 जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आप उनको ही प्रेफर करें इन टर्म्स ऑफ क्लेम सेटलमेंट रेशियो, उनका एसेट मैनेजमेंट वैल्यू क्या है वो देख करके, इनकम रेशियो क्या है। इनकम रेशियो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। यही है कि कंपनीज पे जब क्लेम आता है तो क्या कंपनी पूरा क्लेम दे पा रही है, दे रही है या नहीं। दे रही है तो वेल एंड गुड, देयर इज नो इशू। तीसरी चीज़ ऑब्वियसली IRDAI रेगुलेट करिए, तो आपको उतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो प्रेफर करती हैं कि आपकी जो क्लेम्स है वो स्मूथली पास ऑन हो जाए। यहाँ पर एक और चीज़ हमें ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, दैट इज रिटर्न ऑफ योर प्रीमियम। मोस्टली रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले सेक्शन में ना हमें डबल प्रीमियम पे करना पड़ता है, बट आज के दिन पे कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम आपको रेगुलर पेमेंट पे, सेम वही जो आपको नेचुरल बोल सकते हैं कि ट्रूली एग्जैक्ट वही टर्म इंश्योरेंस जो हमें किसी और प्लेटफॉर्म में देखने को मिलता है, तो वो उसी पॉलिसीज में भी, उसी काइंड ऑफ प्लान्स में भी हमारी जो प्रीमियम है हमें वापस मिल पा रही है। ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि वो प्रीमियम्स ख़त्म हो जाती है, मतलब आती ही नहीं, हमें रिफंड नहीं मिल पाता है। देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर गेटिंग दैट प्रीमियम बैक, बट देयर इज़ एन ऑप्शन। कुछ प्लान्स हैं जो कि अगेन मैं आपको 1-to-1 बात करते समय बता पाऊंगा, क्योंकि कंपनीज को यहाँ पे अगर मैं एडवर्टाइज करता हूँ तो फिर मुझे तो कोई पे कर नहीं रहा है जो कि मैं एडवर्टाइज करने जाऊँ, राइट। आई कैन टेक्स्ट यू पर्सनली। तीसरी चीज़, एक और चीज़ आपको समझना होगा, क्या पॉलिसीज़ के पेमेंट्स रेगुलरली पे करना बेटर होता है या फिर लिमिटेड पे के लिए। अब यहाँ पर LLA लेवल एडवाइजर के वीडियोस थे, वो बोलते हैं कि भैया रेगुलर पे करो, क्या ही दिक्कत है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप रखोगे तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हैं। अगेन आई एग्री विथ हिज पॉइंट, लेकिन आप एक और चीज़ खुद ही समझो, एज ए ह्यूमन टेंडेंसी आप टेंशन फ्री जल्दी होना प्रेफर करेंगे या फिर उस टेंशन को, नॉट एन टेंशन बट फिर भी वो एक आपके माइंड में हमेशा रहेगा ना कि भाई ये पैसा कटने वाला है, हमेशा कुछ ना कुछ मुझे मेंटेन करना होगा, उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलना जाना प्रेफर करोगे। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाए तो बेटर होगा, क्योंकि जब आप शॉर्ट टर्म में रखते हो, लिमिटेड पे रखते हो, तो अगेन आपकी प्रीमियम थोड़ी सी भले बढ़ जाती है फॉर द एनुअल पेमेंट, लेकिन ओवरऑल आपकी प्रीमियम काफ़ी कम होती है। इस चीज़ में भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो अगेन हम 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। सो ओवरऑल अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर प्लानिंग एंड सेविंग्स वगैरह प्लान कर रहे हैं, अगर आप वेल अवेयर हैं अबाउट योर फाइनेंस, देन वेल एंड गुड, आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए। दिस वॉज नॉट एन स्क्रिप्ट ऑफ डिटो और द पॉलिसी बाजार, दिस वॉज द स्क्रिप्ट ऑफ ट्रिकी मार्ट। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद।